नमस्कार। आज हम लोग मिक्स ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि, इसके पहले हम आपको एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़ा दिए थे। अब देखें कि जो ग्लैंड्स मैंने बताया था आप लोगों को कि हमारे शरीर में जो अंश होते हैं, कोशिका होती है, ऊतक होते हैं, अंग होते हैं, अंगतंत्र होता है, इनसे मिलाकर के हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो सबसे छोटी सेल होती है, सेल के ग्रुप को टिश्यू कहते हैं, ऊतक कहते हैं। फिर उसके बाद जो है टिश्यू के समूह को यानी ऊतक के समूह को अंग कहते हैं। तो ये जो ग्लैंड्स हैं, जो ग्रंथि हैं, यह भी एक तरीके से आर्गन ही है। अब कुछ ग्रंथियां ऐसी होती हैं हमारे शरीर में, जिसे मैं एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़ाया था आप लोगों को, कि जो हार्मोन्स का स्राव करती हैं उन्हें हम एंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी ग्रंथि कहेंगे, क्योंकि वह डायरेक्ट जो है ब्लड में कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थों का स्राव कर देते हैं जिससे हमारे शरीर की क्रियाएं नियंत्रित होती हैं, या उनके कम की वजह से भी डिस्टर्ब हो जाता है, अधिकता की वजह से भी डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब शरीर की क्रियाएं। और कुछ एक्सोक्राइन बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, जिसे उसमें बहुत सारी ग्रंथियां हैं, तो उनके से भी कुछ एंजाइम्स का स्राव होता है। तो दोनों में आप अंदर समझें कि अंतःस्रावी क्या करती है, हार्मोन्स का स्राव करती है। बहिर्स्रावी एक्सोक्राइन जिसे कहेंगे, एंजाइम्स का स्राव करेगी। और जो मिक्स ग्लैंड होती हैं वह दोनों का स्राव करती हैं, यानी एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों का स्राव करती हैं। तो इसे आप समझेंगे कि जो मिश्रित ग्रंथि होती है, मिक्स ग्लैंड होती है हमारे शरीर में, मुख्य रूप से एक ही है, जिसे पैंक्रियाज या अग्नाशय कहते हैं। यह कहाँ पाई जाती है? देखिए, जब हमारा भोजन मुँह से खाते हैं और खाने के बाद इस ग्रसनी के द्वारा जब ये आँत में आता है, स्टमक में, आँत कर है सारी अमाशय में आता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसके इस साइड जो है ये इस साइड तो हमारा लीवर होता है दाहिने साइड, और उसके नीचे हमारा पित्त होता है, बाइल निकालता है, मतलब पित्त निकालता है, जिसे गॉल ब्लैडर होता है, पित्ताशय होता है। और उसके नीचे जो हमारा स्टमक के नीचे वाले पोर्शन में बाएं साइड में क्या होता है, पैंक्रियाज होता है, अग्नाशय होता है। उसी पैंक्रियाज से जो है बहुत सारे एंजाइम्स भी निकलते हैं और बहुत सारे जो है हार्मोन्स भी निकलते हैं। तो मुख्य रूप से जो एंजाइम्स निकलते हैं, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। तो इस तरीके से लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन करता है, और एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करता है, और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। और जो हार्मोन्स निकलते हैं वहाँ से, वो लैंगरहंस की दीपिका आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस जो होता है पैंक्रियाज में, तो वहाँ से जो हार्मोन्स निकलता है उसमें मुख्य रूप से आपका अल्फा सेल होती हैं, बीटा सेल होती हैं, गामा सेल। तो अल्फा सेल से ग्लूकेगान हार्मोन्स, और बीटा सेल से आपके जो है इंसुलिन हार्मोन्स, और गामा सेल से जो है सोमैटोस्टेटिन हार्मोन्स निकलता है। तो इन तीनों हार्मोन्स का क्या काम है और कैसे हमारे शरीर की क्रियाएं इनके कम की वजह से भी डिस्टर्ब होंगी, अधिकता की वजह से भी डिस्टर्ब होंगी, यानी बैलेंस हमारे शरीर में जितने भी रासायनिक पदार्थ होते हैं, ये हार्मोन्स और एंजाइम एक तरीके से प्रोटीन होते हैं। यह भी आप जानेंगे कि यह क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो इस तरीके से आप देख लें थोड़ा सा, ये यहाँ पे जो लिखा गया है इसको आप देख लें कि एंजाइम और हार्मोन्स का स्राव करता है कौन, पैंक्रियाज। यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। फिर कह रहा है कि अग्नाशय की कोशिका को लैंगरहैंस की दीपिका यानी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। और ये जो अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिका इसलिए कहा गया कि लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था। अग्नाशय लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव करता है जो पाचन में सहायक होता है। ठीक, अग्नाशय की अल्फा कोशिका ग्लूकेगान, बीटा कोशिका इंसुलिन और गामा कोशिका सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन्स का स्राव करती है। एकदम सीधा सा फंडा भी है, ये एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये हमारा छोटा सा चित्र बनाया हूँ। ये स्टमक है, आपका अमाशय है, यहाँ भोजन आया तो इसमें देखिए यह सीएल भी होता है ना। तो ये भोजन में क्या होता है, मिल जाता है, तो जो बैक्टीरिया, वायरस या जितने भी हानिकारक होते हैं उस तरीके से ये एसिडिक होता है, मार देता है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी पेप्सिन और रेनिन के द्वारा भोजन का पाचन होता है। पेप्सिन जो प्रोटीन को पचाता है, रेनिन जो दूध से दही बनाता है। फिर यहाँ से जब भोजन ये एसिडिक रूप में यहाँ जाएगा तो ये आपका गॉल ब्लैडर है, यानी पित्ताशय है। यहाँ पे आपका जो है, अब सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पे इस टाइप की संरचना के ये
यहाँ पे मान लीजिए इस टाइप की संरचना से ये आपका क्या बन जाता है, लीवर, यकृत बन जाता है। और लीवर से भी एक नली इस तरीके से आपकी आ जाएगी, तो लीवर से ये पित्त जो है लीवर में बनेगा, और पित्ताशय में, गाल ब्लैडर में, ये आपका हो गया लीवर, क्या हो गया, लीवर, यानी लीवर से गाल ब्लैडर में पित्ताशय आएगा, और पित्ताशय ये जो है मतलब पित्त जो है पित्ताशय में आएगा, और अब देखिए पित्ताशय में पित्त आके स्टोर होता है, बनता कहाँ है, लीवर में बनता है। फिर यहाँ से इस तरीके से नली द्वारा जो है यानी बाइल डक्ट द्वारा यहाँ आकर के मिलता है, यहाँ आकर के ये जो है इस जो यहाँ पे ड्यूडेनम वाला पार्ट है, मतलब अब ये जो आपके जो आंत वाला ये पोर्शन कर लेंगे, यहाँ से अमाशय से जाएगा तो यहाँ तो वाला पोर्शन होगा जिसे ड्यूडेनम कहेंगे। तो यहाँ आकर के अब यहाँ ये नीचे पैंक्रियाज है, क्या है, ये पूरा पैंक्रियाज अग्नाशय है। अग्नाशय में इस तरीके से ये जो पत्ती टाइप संरचना होती है, इस तरीके से वो संरचना पूरा फैली होती है। इसी में अल्फा बीटा गामा होती है, जिसमें बीटा गामा सबसे ज़्यादा होती है। यह भी पूछा जाएगा कि कौन सी सेल सबसे ज़्यादा होगी, तो बीटा सेल्स जो सबसे ज़्यादा होगी, जो इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव करती है। और ये आपका पैंक्रियाटिक डक्ट है जो पूरे ये जाएगा, ये ड्यूडेनम है, तो यहाँ हम दो लिखते हैं। फिर कहता है कि कौन कौन से एंजाइम निकलता है। मैंने बताया आप लोगों को एंजाइम, इसको आप 60 में LAT लैट, तो लाइपेज वसा का पाचन करता है ना, वसा का पाचन, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, जिसे मैं पाचन वाले चैप्टर में आप लोगों को विधिवत बता दिया हूँ कि कैसे कैसे इसका पाचन होता है। यहाँ बस इतना ही हम देख लेंगे। फिर हार्मोन्स को देखेंगे, भाई अल्फा सेल अल्फा कोश क्या किसका श्रावण करती है, ग्लूकेगान का। ग्लूकेगान क्या करता है, ग्लूकोज को बढ़ाता है। अच्छा, ग्लूकोज को कैसे बढ़ाता है, अब हम जब खाना खा लेते हैं तो हमारे शरीर में ये ग्लूकोज जो है किस रूप में जमा हो जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाता है। तो धीरे 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 मतलब ये एक दिन सुबह खाना खा लिए तो पाचन जैसे जैसे होगा तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे शाम को खाना नहीं खाए, बाय द वे हम रात में खाना नहीं खाए, तो वह धीरे धीरे ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में लेकर के हमको एनर्जी देता रहेगा, ताकि हमारे शरीर की सारी क्रियाएं चलती रहें। कभी कभी आप देखें व्रत में रहती हैं औरतें या आदमी भी फास्टिंग वगैरह रहते हैं, तो इस तरीके से एक दिन खाना नहीं खाए, बाय द वे किसी ऐसी जगह पड़ गए, तो वहाँ पर यही जो है ग्लाइकोजन के रूप में जो हमारे मसल्स में, हमारे लीवर्स में है, हमारे शरीर में जो ग्लाइकोजन के रूप में ये ग्लूकेगान क्या करता है कि ग्लाइकोजन के रूप में जो ग्लूकोज इकट्ठा रहता है उसी को जो है बढ़ा देता है, ताकि हमारे शरीर की क्रियाएं जो हैं चलती रहें। तो इस तरीके से यह अल्फा सेल से क्या निकलता है, ग्लूकेगान। अब ग्लूकेगान हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को बैलेंस किए रहता है, ताकि हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम ना हो। अच्छा, ग्लूकोज की मात्रा आती कहाँ है, ग्लाइकोजन से। अच्छा, ग्लाइकोजन कैसे बनता है, यह जब खाना खाते हैं तो ग्लूकोज से ही ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर के वो जा करके हमारे लीवर, मसल्स या और सारी जो है घूमे इकट्ठा रहता है, तो वहाँ से ग्लूकोज बन करके हमको शरीर को एनर्जी देता रहता है। ठीक है, दूसरी इम्पॉर्टेंट है जो है बीटा सेल। बीटा सेल सबसे ज़्यादा पाई जाती है, मैं आपको बताया पैंक्रियाज में। यह इंसुलिन नामक हार्मोन्स का स्राव करती है। इंसुलिन देखेंगे हमारे पूरे भारत में देख लेंगे इस समय सबसे तेज़ी से क्या बढ़ रहा है, डायबिटीज नामक बीमारी बढ़ रही है ना, मधुमेह नामक बीमारी, जिसे आप कहेंगे चीनिया नामक बीमारी या शुगर की बीमारी कहेंगे, बहुत आम बात होती चली जा रही है। क्यों कि खान पान ऐसा हो गया है, रहन सहन ऐसा हो गया, भागम भाग, टेंशन से भी होता है। कुछ तो बताते हैं कि जैसे उनकी माँ को है, पिता को है, तो उनसे भी उनका हो जाता है। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है, चोट लग जाएगी, जल्दी ठीक नहीं होगा। अच्छा, होता क्या है कि इंसुलिन की मात्रा हमारे शरीर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलती है। यही ग्लाइकोजन यहाँ ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, और यह करता है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है इंसुलिन। तो होता क्या है कि जब हमारे ब्लड में भाई ग्लूकोज बना है ना, वो हमने आपको बताया था कि जो हमारी
रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं, हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन ब्लड में जाकर के पूरी कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन होता है, एटीपी बनती है, फिर उसके बाद वहाँ ग्लूकोज वगैरह का निर्माण होता है, तो फिर ब्लड में ही पूरा ग्लूकोज रहेगा। तो ग्लूकोज को यह इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को किस में बदलता है, ग्लाइकोजन में, कि ये भाई जा करके ग्लाइकोजन में रहे और जितनी मात्रा हमको चाहिए ग्लूकोज की एनर्जी के लिए उतने मात्रा हमको मिले हैं। तो यह क्या करता है, इंसुलिन की जब मात्रा नहीं निकलेगी बीटा सेल से तो यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाएगा। अच्छा, ग्लूकोज की मात्रा जब नहीं बदल पाएगी तो ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज रहेगा। अच्छा, ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, ब्लड क्षमता कहाँ है, हमारी किडनी में मैंने पढ़ाया था। अच्छा देखिए, दो चीज़ होती है, ब्लड क्षमता है आपके किडनी में, ब्रिक में, जिगर में जिसे कहते हैं, और ब्लड शुद्ध कहाँ होता है, आपके फेफड़े में। शुद्ध का मतलब कि ऑक्सीजन मिल गई ब्लड से तो वो शुद्ध हो गया। अगर कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ब्लड आ रहा है तो वो अशुद्ध हो गया। तो यह दो प्रश्न बनता है कि अगर शुद्ध ब्लड किसे कहेंगे, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन मिली रहेगी, वह कहाँ काम होता है, फेफड़ा शुद्ध करता है ब्लड को। और ब्लड को छानता कौन है, आपका किडनी छानती है। ठीक है, यहाँ भी आप समझेंगे। तो यही करता है कि जब आपकी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा जो बढ़ जाएगी तो वही वो ब्लड छनेगा कहाँ जा कर के, किडनी में। अब छनेगा तो भाई ग्लूकोज की मात्रा भी आपके पेशाब के साथ जो है छन जाएगी। तो वही होता है कि जिन लोगों को डायबिटीज नामक बीमारी हो जाती है तो उनके पेशाब के साथ जो है ग्लूकोज की मात्रा जो है बाहर निकल जाती है। जब ग्लूकोज की मात्रा बाहर निकल जाएगी तो आपको ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो उनको जल्दी जल्दी भूख लगती है और जल्दी जल्दी जो है पेशाब भी लगती है ना, भाई जल्दी जल्दी पेशाब भी लगेगी। और जहाँ पेशाब करेंगे वहाँ चींटे इकट्ठा हो जाए, उसके लक्षण हो जाते हैं। अब तो उसका जब आप जांच करवाते हैं डॉक्टर के यहाँ तो कहता है एक बार खाली पेट करवाइए, खाना खाने के बाद करवाइए। तो खाली पेट जब करवाते हैं तो उसका मानक होता है कि अगर 110 से नीचे है, उसका जो भी पैमाना है डॉक्टर बताता है 110 से नीचे है आपका तो कुछ ठीक है, मतलब खाली पेट वाला फास्टिंग जिसे कहेंगे। और 160 से नीचे है, खाने के 2 घंटे बाद, फिर डॉक्टर बुलाता है खाना खाने के 2 घंटे बाद आप आइए। तो 160 से नीचे है तब ठीक है। अगर खाना खाने से पहले 110 से ऊपर आपका लेवल हो गया, जो पैमाना होता है उसमें आपका रिकॉर्ड देगा कि फास्टिंग वाला इतना 110 से ऊपर हो गया तब आपको शुगर की बीमारी है। अगर खाना खाने के बाद 160 से ऊपर हो गया तब भी आपको शुगर की बीमारी, यानी आपका इंसुलिन नहीं पूरा निकल रहा है, जो आपके शरीर के ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं बदल रहा है, वह ग्लूकोज आपके ब्लड में है और वह यूरिन के रूप में, आपके पेशाब के रूप में बाहर निकल रहा है और आपको जो है एनर्जी नहीं मिल रही है, आपको थकावट महसूस होगी, आपको तमाम प्रकार के, तो वही बहुत बढ़ जाता है तो इंसुलिन का इंजेक्शन वगैरह या ऑपरेशन वगैरह करते समय जो है इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं। या पहले कहीं आप जाएंगे डॉक्टर, तबीयत खराब है ऑपरेशन करना तो पहले उसको कहेंगे भाई ये आप जो है डायबिटीज़ की दवा लीजिए, जब तक शुगर ठीक नहीं हुआ तब तक ऑपरेशन नहीं हो, क्योंकि घाव हो जाने के बाद वो ठीकता नहीं है, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज रहेगा तो वहाँ पे जो है वो ठीक नहीं होने देगा, है भाई, वो जो कोशिकाएं जो है सही नहीं होंगी। तो इस तरीके से इसकी खोज किसने किया था, बेंटिंग और बेस्ट ने किया था, इंसुलिन की खोज किया था। और यह कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ये इंसुलिन क्या है, ये जल में घुलनशील है। अच्छा, इसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, इंसुलिन में जिंक पाया जाता है, जो 51 अमीनो एसिड, वैसे तो जो आपका यह भी एक प्रोटीन है। इंसुलिन क्या है, आपका प्रोटीन है, यानी हार्मोन्स तो जितने हैं सभी प्रोटीन है, इंसुलिन भी आपका प्रोटीन है। तो आप जान गए। अच्छा, तीसरा आपका है ये गामा सेल। गामा सेल क्या करता है, गामा सेल सोमैटोस्टेटिन हार्मोन्स का स्राव करता है। सोमैटोस्टेटिन क्या करता है, जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे भाई अमाशय में कुछ पचता है, फिर जाकर के छोटी आंत में संपूर्ण पाचन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे खाने का पूर्ण पाचन होता है। और तो वहाँ पाचन होता है, जब पाचन हो जाएगा तो फिर उसके बाद एसिमिलेशन होगा, नहीं स्वांगीकरण होगा। स्वांगीकरण कौन होगा, सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन क्या करता है, एसिमिलेशन करता है। भाई एसिमिलेशन के द्वारा ही हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट बनेगा, प्रोटीन बनेगा, फैट्स बनेगा ना, तो ये हमको क्या देगा, एनर्जी देगा। अब कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हमको एनर्जी देता है और प्रोटीन क्या करता है, हमारी ग्रोथ में
काम करता है। तो इस तरीके से यह सोमैटोस्टेटिन जब नहीं बनेगा, इसकी मात्रा कम बनेगी, तो हमारे शरीर में एसिमिलेशन नहीं होगा, जिसके द्वारा जो है हम कितना भी खाना खा लें तो हमारे शरीर में जो है वो एक तरीके से ग्लूकोज नहीं बनेगा, यानी उसका पूर्ण रूप से हमको एनर्जी नहीं मिलेगी। नहीं कहते हैं भाई बहुत ज़्यादा देखिए खानवा तो उतना ही ये भी खा रहे हैं जितना सभी लोग खा रहे हैं, लेकिन ये लोग तो स्वस्थ बहुत अच्छे तंदुरुस्त हैं, फैट्स हैं, और कुछ लोग तो यार हमसे ज़्यादा खा रहे हैं लेकिन पता नहीं इनकी क्या हो रहा है कि ये पेट में जैसे लग रहा है कुछ हो गया है, पता नहीं कौन सा घुसा हुआ है, कौन कोई इस तरीके से। अब नहीं लोग कहते हैं कि भैया हौदी ले लेवा का जो ना इतना खा रहे हो और कुछ लग नहीं रहा है। तो इस तरीके से यही सोमैटोस्टेटिन हार्मोन्स अगर का स्राव अच्छी तरीके से नहीं होगा तो खाना कितना भी खाएं, कहाने खाते हैं बकरी की तरह और सूखते हैं लकड़ी की तरह। तो इस तरीके से वो खाएंगे सबके बराबर, सबसे ज़्यादा भी खा लें, भूख तो पूरी लगेगी, लेकिन उनके शरीर में जो एसिमिलेशन नहीं होगा, स्वांगीकरण नहीं होगा, तो ऊर्जा नहीं बनेगी और उनके शरीर जो दुबला का दुबला ही रह जाएगा, कमज़ोर का कमज़ोर ही रह जाएगा और देखने में भी वो जो है कमज़ोर रहेंगे। तो इस तरीके से ये आपका मिक्स ग्लैंड मेरा पढ़ाया हुआ अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पुश करें ताकि जो भी मैं पढ़ाऊँ आप लोगों को मिलता रहे। धन्यवाद।